अब नाम हो गया था जी तो एक जो एक हेल्थी कंपटीशन जी का एक माहौल था। जी जी तो वो जैसे बास बैट्समैन होते हैं, वो किसी बॉलर से वो कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा ना टफ टाइम देता है, तो टफ टाइम वाले करेक्टर कौन से थे उस वक्त? जी नहीं भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा टफ सवाल है ये। आज मुझे ये एहसास होता है कि ये कंपटीशन मेरे लिए कितना अच्छा और कितना हेल्दी था। मेरे सामने जो दो बड़े पिलर्स थे ना, बहुत बड़े पहाड़, वो थे मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब। अच्छा, क्योंकि हमने स्टैंड अप कॉमेडी से मैंने शुरू किया, फंक्शन से शुरू किया, तो फंक्शन तो ये लोग भी करते थे। और ऐसा अक्सर होता था कि मोइन भाई भी वहाँ पर हैं, उमर भाई भी हैं और मैं भी हूँ। तो जाहिर है मैं तो इन लोगों से 20-20 साल मतलब जूनियर था, और उम्र का भी इतना ही फ़र्क था मेरी एज का। लेकिन लोग जब बुक करते थे तो उन्हें कोई ना कोई तो डिफरेंस लगता होगा ना, मुझ में और उनमें, या फ्रेशनेस होगी, नया नया आया था। तो मैं करता अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था। उससे ये हुआ कि जब मैं उमर भाई की परफॉर्मेंस देखता था, उनके आइटम देखता या सुनता था, मोइन भाई की परफॉर्मेंस और उनके आइटम देखता सुनता था, तो फिर मैं कहता था, शुरू में तो गलतियां की कि कुछ कुछ उसी टॉपिक पे हमने भी बना लिए, लेकिन मैंने कहा यार वो तो टॉपिक सेम हो जाएगा, तो लोग फिर मुझे क्यों सुनेंगे, मुझसे अच्छे तो वो लोग मौजूद हैं ना। इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। उस पर फिर मैंने मेहनत शुरू की कि यार मेरी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होना चाहिए मोइन भाई और उमर भाई की परफॉर्मेंस से। तो सीखते भी थे उनको देख के, मैंने सीखा बहुत। तो फिर उसमें जब ये मुकाबला शुरू हो गया ना, एक चीज़ थी जो अल्लाह की तरफ से मुझे इनायत थी, उसका अल्लाह का शुक्रिया बहुत बहुत। वो ये थी कि मेरे अंदर ना मुकाबला करने की हिम्मत होती थी, और मैं जेलिस नहीं होता था। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जेलिस होने की वजह से वो फिर हाथ पैर छोड़ देते हैं, वो मुकाबला ही नहीं करते। मैं कहता था भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा, मुझसे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं एक ही फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक ही मैदान में खेल रहे हैं, तो मुझे मुकाबला तो करना होगा। उस हेल्दी कंपटीशन ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा मुझे किसी ने कोई टफ टाइम। और वैसे जो एक रवायती जी कभी रोड़े अटकना, लेग पुलिंग, उसका सामना करना पड़ा कभी? करना पड़ा। वो देखें, वो ज़िंदगी के हर शोबे में हर आदमी को फेस करना पड़ता है। सब ने किया होगा, आपने भी किया होगा, मैं भी करता रहा, हर आदमी करता है। और नाम लिए बगैर मैं बताऊंगा कि कुछ कभी कभार ऐसा भी हुआ कि किसी अच्छी सीरियल से, उस वक्त कॉमेडी सीरियल्स बहुत होती थी, शोज़ बहुत होते थे टीवी के लिए, तो किसी अच्छी जगह से कुछ साजिश करके कटवा दिया गया, और पता चलता था कि यार इसमें फ़लाँ शख्स शामिल है और उसका मतलब पीछे हाथ है। तो दुख होता था, अफसोस होता था कि यार मतलब मैं क्या बिगाड़ लूँगा, लेकिन मुझे कटवाया जा रहा है, मेरी लेग पुलिंग हो रही है। मगर कामिल यकीन इस बात पे हो गया जब काफ़ी टाइम गुजर गया कि यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाखुदा अगर आप में टैलेंट है ना, तो जिसको अल्लाह ने टैलेंट दिया है, मनवाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है, वो मनवाता है। दरगुजर कर दिया उन लोगों को? मैंने दरगुजर कर दिया। उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत, मेरा मिजाज भी ऐसा रहा, और मैंने इस बात को सीखा भी कि अगर हम किसी के लिए दिल में रिवेंज रखेंगे ना, और एक इंतकाम का जज्बा लेके जीते रहेंगे, तो वो एक आग है, वो जलती रहेगी। भाई उसने जो आपके साथ कर दिया, ठीक है ना। अब आप प्रूफ करें अपने उससे टैलेंट से, अपने काम से, कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो उसने किया आप उसके साथ करने के लिए अपनी ये सलाहियत, ये वक्त बर्बाद करें। आपका नुकसान करने वालों पे कभी बुरा वक्त आया तो कभी हेल्प भी कर दी जाके बगैर बताए? सर बस अब ये मैं क्या बताऊं, ऐसा बहुत भी हुआ, और मैं भूल जाता हूं, छोड़ देता हूं कि मैं कोई बात नहीं। और जिस वक्त ऐसा कोई वक्त आता है ना कि जब मेरा नुकसान करने वाले या मेरी मुखालफत करने वाले पे बुरा वक्त आए, तो बाखुदा मैं, जो आप कसम ले लें, मुझे याद भी नहीं रहता यार इसने क्या किया था, और अगर याद भी हो तो मैं दरगुजर कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह, ये मकाफात अमल है। अल्लाह पाक ने उसको इस जगह कर दिया कि आपके वो मरहून मिन्नत हो गया कि आप उसकी मदद करें, तो ये तो अल्लाह ने आपको जितवा दिया ना। इंडिया जो है वो कैसे फ़ैसला हुआ, और किसने रब्ता किया, और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंडिया
और पाकिस्तान की जो कॉमेडी है उसका कंपैरिजन आपके यहाँ क्या है? सर, इंडिया और पाकिस्तान की कॉमेडी का मेरे हिसाब से आज तक कोई मैच है ही नहीं। पाकिस्तान ऊपर है कॉमेडी में। अच्छा, ये सिर्फ मैं रस्मी तौर पे या शौकिया नहीं कह रहा, मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आएंगे आपके उसमें कि इंडिया में तो ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ, तो वो शायद कमेंट्स करने वालों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने देखा होगा और कमेंट कर दिया होगा। कॉमेडी वहाँ भी हुई है, फिल्मों में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई उनकी, लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कॉमेडी उनको आप कंपेयर करेंगे तो फिर पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत ऊपर है। ये कुदरती बात है। ये पाकिस्तान में जो कॉमेडी का सेंस है, विट है, ये गिफ्टेड है। जैसे जुगत जो है ना, जुगत पंजाब में, मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, और जुगत लाहौर में और फैसलाबाद में ये गिफ्टेड है, जो मैंने दूसरी जगह इस तरह की चीज़ नहीं देखी। मैं एंजॉय करता हूँ हमेशा, लेकिन एक साथ साथ एक बात मैं और भी कहता हूँ कि सिर्फ जुगत ही कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी की मुख्तलिफ इसनाफ हैं, जिसमें पतरस शाह बुखारी साहब ने लिखा, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा, इब्न इंशा ने लिखा, ठीक है ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सब चीज़ें मिलती हैं, सबकी अलग अलग खुशबू होती है। तो पाकिस्तान का लेवल ज़्यादा है कॉमेडी का, मिजाज अलग है, टेस्ट बहुत अच्छा है। हम बहुत कम, मैं तो माजरत के साथ अपने पाकिस्तानी उन कॉमेडियंस दोस्तों को, भाइयों को समझाऊंगा कि बिलो द बेल्ट या चीप किस्म की कॉमेडी जिसमें आप इस तरह का जिक्र करते हैं, ये ना किया करें। इसके बगैर भी बहुत अच्छी कॉमेडी होती है। ये उन छोटे से नासमझ बच्चों के लिए छोड़ दें जिनको सेंस ही नहीं होता। आप तो सेंसिबल हैं। वहाँ बड़े बड़े, मैंने लेजेंड्स को देखा, वो इस लेवल की कॉमेडी करते हैं, तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ये लेवल तो हमारे यहाँ बड़ी हिकारत की नज़र से, नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। अब लाफ्टर चैलेंज की बात करते हैं। इंडिया में जो मैं गया, मुझसे कांटेक्ट किया गया, फिर पंकज साहब ने कांटेक्ट किया, वो आए भी थे पाकिस्तान, तो वो बाकी लोगों का ऑडिशन ले रहे थे, लेकिन जाहिर है मेरा तो ऑडिशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार देखें, उस वक्त मेरा इस तरह के शोज़ चल रहे थे जो मेरे नाम से थे पाकिस्तान में। राजा के साथ वो एयरवाई डिजिटल पे चल रहा था, आज टीवी पे अंदर की बात राजा के साथ चला, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई, और उसमें इमरान खान साहब, उसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और मैं क्या क्या नाम लूँ, ये सतह थी उसकी गेस्ट लिस्ट जी। और ऐसे ही एयर वाई पे जो राजा के साथ टॉक शो था, ये जो कॉमेडी वाला टॉक शो है, हर जुमले के बाद थोड़ा सा मिज़ा, सर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने शुरू किया है। वरना टॉक शो होते थे, सीरियस टॉक शो होते थे, ठीक है ना, या प्योरली कॉमेडी शो होता था। इन दोनों का मर्जर करके मैंने एक तजर्बा किया एयर वाई पे, और उसमें मेहदी हसन साहब गेस्ट थे, पैरालाइज हो गए थे लेकिन फिर भी आए। रेशमा जी वो गेस्ट थे, और उनका तो बड़ा मज़े का लतीफ़ा है, मरूमा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे। वो बड़ी बेचैनी में थी कि बस मुझे जाना है, मेरी फ़्लाइट का टाइम है। हमने कहा सर आपका मैडम अभी बहुत टाइम है, और फिर मैं इंटरव्यू शुरू करूँ, फिर ब्रेक आए, फिर मैं उसके बाद इंटरव्यू शुरू करूँ। तो जब ब्रेक आए, वो उठने लगे, तो जो साहब उनको लाए थे कि इंटरव्यू है, वो कहते कि भाई मेरी इज़्ज़त रखें, वह बैठ जाएँ। फिर बीच में अचानक उन्होंने कहा मैं माजरत चाहती हूँ, सॉरी। मैंने क्या हुआ? कि नहीं ज़रा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा जी अब इसके लिए कौन रोकेगा? हमने कहा जी बिल्कुल जाएं। वो ऐसी गई कि आज तक नहीं आई वापस नहीं, उधर से निकल गए। अच्छा, उनको बेचैनी थी कि मेरी जो है ना फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो ये लेवल था। महेश भट्ट साहब गेस्ट थे, पाकिस्तान आए, मैंने उनके 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए, और वो हैरान हो गए, कह रहे हनीफ जी ये बगैर आपने स्क्रिप्ट के, बगैर रिहर्सल के ये कैसे रिकॉर्ड कर लिया? इंडिया में होता तो हम तो रिहर्सल करते, स्क्रिप्ट लिखा जाता, तो आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा महेश जी हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये तो बड़ी बात है, हमने कैमरे रख दिए, हम तो बगैर कैमरे के रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, किन किन इंडियंस के इंटरव्यू किए? मैंने महेश साहब का किया, महेश भट्ट साहब का, बहुत नफीस इंसान है महेश साहब। फिर वो मुझे अक्सर ईद पर, न्यू ईयर पे कॉल्स भी करते थे, हनीफ राजा कैसे हो? आपकी भी बातचीत रही होगी यकीनन। तो ज़रा वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। पहली दफ़ा जब उन्होंने कॉल की, अच्छा वो मजाक पे मेरे हंसते भी बहुत थे, तो कहने लगे हनीफ राजा कैसे हो? मैंने कहा महेश साहब आप फ़ोन रख दें, मुझे डायरेक्ट आवाज़ आ रही है। इधर बड़ा लाहौर आते रहे हैं, बड़ा घूमते रहे हम उनके साथ। हाँ बहुत। और इंडिया में जो है आपको फ्रेंडली जो है, एक फन से मोहब्बत करने वाले लोग,
मोहिश भट्ट टाइप, वो कौन कौन से नाम? मुझे सिद्धू पाजी, सिद्धू, अच्छा। सिद्धू पाजी, शेखर सुमन साहब। अच्छा, मुझे कहा गया, वो बात अधूरी रह गई। उन्होंने कहा जी कि, मैंने कहा देखें मेरे नाम से यहाँ शोज़ चलते हैं, आपका है चैलेंजिंग शो है, उसमें नंबर्स मिलते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं इतना काम करके कंपटीशन में, तो मैं कंपटीशन शो है आपका, मैं कंपटीशन में शामिल हूँ और वहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा नहीं हनीफ भाई ऐसी बात नहीं है, जॉनी लीवर भी आएंगे इस कंपटीशन में, राजू श्रीवास्तव भी आएंगे, और मतलब जो जो वहाँ के लेजेंड्स हैं वो आएंगे। मैंने कहा चले ये फॉर्मेट है तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो भाई वहाँ जॉनी लीवर साहब का भी कोई पता नहीं था कि वो शो में शिरकत करेंगे। राजू श्रीवास्तव साहब जो आते थे, राजू भाई, उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी। राजू भाई आते थे आखिर में अपनी एक वो एंट्री करते थे, वो कंपटीशन में नहीं शामिल होते थे। चले मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, अब कमिटमेंट किया था तो 21 दिन सर वहाँ रहे, रिहर्सल हुई है। मैंने कहा यार मेरा तो बहुत लॉस हो रहा है। अच्छा, फिर जब वो शो हुआ तो जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने वो पंकज साहब से भी की, मैंने कहा पंकज भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, देखें मेरा तो स्टैंड अप कॉमेडी का काम है, जो मैं स्टैंड अप कॉमेडी इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे मेरे वो एपिसोड हुए, बहुत अच्छे, और उन्होंने बड़ी इज्जत दी, ऑडियंस ने भी, और शेखर सुमन साहब ने और सिद्धू भाई ने खड़े हो गए, स्टैंड अप एवोशन दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर कंपटीशन करना है तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का करें, आपके इंडिया का जितना भी बड़ा हो उसको लाएं, ठीक है ना। वो ले आए मेरे साथ। मिमिक्री वाली एक खातून थी, एक लड़की थी, तो मिमिक्री से इस बात का क्या मुकाबला, मतलब आप गज़ल गीत से पॉप सिंगिंग का कंपटीशन कराएं तो ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। तो वो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये कह कुछ रहे कर कुछ रहे। उसके बाद वो पंकज साहब से मैंने माजरत की, बहुत उन्होंने कहा, फ़ोन करते रहे और थोड़ी तलखी भी हुई, लेकिन फिर मैं नहीं गया दोबारा। 2 एपिसोड के बाद मैंने 2 एपिसोड के बाद फिर मैं नहीं गया। लेकिन उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ मैं ये बात भी एक्सेप्ट करूँगा। उन 2 एपिसोड का फीडबैक मुझे आज भी मिलता है, और पूछते हैं लोग यही सवाल जो आपने पूछा कि हनीफ साहब फिर आप उसके बाद क्यों नहीं गए। अब जाहिर है मैं सबको इतनी तफसील तो नहीं बता सकता। अब ये आपका इंटरव्यू माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, तो जब ये देखेंगे तो बाकी लोगों को भी रीज़न समझ में आ जाएगा। फिर गैर मुल्की दौरों का सिलसिला कब शुरू हुआ? इंडिया के अलावा किस किस कंट्री में गए? सर गैर मुल्की दौरे तो आप ये समझ लें कि वो मेरी भाभी कहती थी इसके पैरों में ना वो है मतलब सफ़र बहुत है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं 87 में पहली दफ़ा दुबई गया, और वहाँ मैंने पहली दफ़ा पिज़्ज़ा देखा, और वो बंगाली लेकर आया मलबारी ऊपर दुबई में, हमें पता ही नहीं था। हमने कहा क्या है? पिज़्ज़ा है। मैंने कहा क्या चीज़ है? पिज़्ज़ा है। मैंने कहा पिज़्ज़ा है क्या चीज़ है यार? तो वो मैं समझता पिज़्ज़ा है कोई एक नाम है, वो कहना चाह रहा था पिज़्ज़ा है, और कहता पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है। हमने कहा लेके आओ, तो वो एक रोटी जैसी चीज़ ले आया, उसके ऊपर वो टमाटर की चटनी टाइप की पता नहीं कोई चीज़ लपेट दी उसने, उसमें थोड़ा सा उसने वो पनीर डाल दिया। तो 87 में पहली दफ़ा मैं दुबई गया। उसके बाद सर फिर मैं 91 में अमेरिका गया। उसके बाद से आज तक मुझे याद नहीं है कितनी दफ़ा कनाडा गया, कितनी दफ़ा अमेरिका गया, कितनी दफ़ा दुबई। तो बस आप ये समझ लें मैं ऐसा गया हूँ जैसे आप यहाँ से काला शाह काकू या कामू की चले जाते हैं, ठीक है। कितने शोज़ किए? इतने माशाल्लाह शोज़ किए, और कहाँ कहाँ, मॉरिशस गया, कहाँ कहाँ गया याद नहीं है, बस अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया ही घुमा दिया।